फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और मैंने सिर्फ वही प्रश्न लिए हैं जो कि पिछले ईयर्स में आए हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सृजनवाद में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है कि शिक्षा बाल केंद्रित होती है कि शिक्षा व्यवहार वादी होती है। तो कभी भी अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को अगर बाल केंद्रित मिलता है तो समझ जाइए आपको सिर्फ वही आंसर उठाना है। बस आप बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ इस आंसर पर टिक करेंगे तो आपका आंसर ही सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर यही है। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है और विद्यार्थी में सृजनवाद या सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्हें इसके लिए उन्मुक्त वातावरण, उचित सामग्री, पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। अध्यापक अपने छात्रों की सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने तथा उनका विकास करने के लिए का महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? पाठ पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्या दिए जाने चाहिए। कच्छ गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों का चरित्र निर्माण में सहायक मिल सके। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है। इसलिए और अगला पढ़ते हैं कि महापुरुषों की जीवनी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ये भी एक प्रकार से 50% सही है, लेकिन अगर 100% में से देखते हैं तो हमारे थर्ड आंसर सही निकलता है। अगर हम लोग कक्षा में उस टाइप के पाठ रखेंगे जैसे कि गांधी जी से रिलेटेड पाठ कि उन्होंने क्या क्या किया है भारत को बचाने के लिए, कोई भी महान पुरुष आप ऐसे उठा लीजिए चरित्र निर्माण से रिलेटेड, और उसमें क्या कह रहा है? कच्छ गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चा चरित्र निर्माण में गतिविधि। हम लोग देखते हैं चिल्ड्रंस डे पे बच्चों के इवेंट्स होते हैं। कोई किसी का रोल करता है, कोई सानिया मिर्जा का रोल करता है, तो कोई बापू जी का रोल करता है, कोई सुभाष चंद्र बोस बनता है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे बच्चों के दिमाग में अच्छे चरित्र के निर्माण का कहीं ना कहीं से वो व्यू पॉइंट होगा। तो इस वजह से आप इस उत्तर को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक सामाजिक विकास अच्छे से होगा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तो उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए। हाँ, ये एक प्रकार से सही हो सकता है कि अगर बच्चे को अगर आप इम्पोर्टेंस दोगे और वो जो कार्य कर रहा है उसे प्रोत्साहित करोगे तो उससे क्या होगा? और वो मोटिवेट होगा। अगर आप उसको प्रोत्साहित नहीं करोगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है? जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए कहा जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चे को जब बार बार अधिक पढ़ने को कहा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से मतलब उसमें रूढ़िवादिता पैदा होगी कि एक ही काम कोई नहीं कर सकता। उसकी अगर रुचि पढ़ने में ना हो के अदर फील्ड में हुई तो उसमें वो चीज़ें बेटर कर सकता है। तो ये हर वक्त फॉलो नहीं होगा। थर्ड क्या कह रहा है? जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए। जरूरी नहीं है हर बच्चे के अंक अच्छे आए तो वही फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? अब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। हाँ, ये बात सही है, बच्चे को बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, जब बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए। चलिए आंसर हम इसका पढ़ के बताते हैं। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें कह रहा है बच्चे को संवेगात्मक सामाजिक विकास तब बेहतर होगा जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान दिया जाए
और उन्हें विचार प्रस्तुत करने को उपयुक्त अवसर दिया जाए। मैंने यही चीज़ बताई थी आप लोगों को कि उनको वो चीज़ें जो कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर उन्हें मोटिवेट करो तो वो अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। यदि उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए तो उनके व्यवहार में कुंठा उत्पन्न हो जाती है। कुंठा मतलब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो उनको लगता है ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और संवेगात्मक और सामाजिक विकास से बाधित हो जाते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? सीखने हेतु सीखने हेतु सीमित अवसर। फर्स्ट आ गए तो गलत है, सृजनात्मकता में तो सीमित अवसर हो ही नहीं सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चे को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए। उत्तर याद करने से वो क्या बन जाएगा? रट्टू तोता बन जाएगा, ये भी गलत है। किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए। जब समस्या का समाधान ही बता जाएगा तो बच्चे फिर सोचेंगे क्या? फोर्थ क्या कह रहा है? जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। ये एकदम 100% सही है, क्योंकि जब आप खुद से कोई कार्य करते हो तो आपको ज़्यादा याद होता है, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने पर, खेलने पर, अनुशासित कक्षा में। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। गतिविधि आधारित क्या देता है? जब भी आप खेल कूद वाली चीज़ें करते हो, जब आप उसमें क्या निभाओगे? सक्रिय भागीदारी, यानी अगर आप एक्टिव होगे तो आप चीज़ें अच्छे से करोगे। तो इस वजह से हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। उसमें क्या है? एक निश्चित अवधि। निश्चित अवधि दिस इज नॉट ये 50% आंसर सही हो सकता है, बट नॉट 100% आंसर सही होगा। खेलना, ये भी सही नहीं है। अनुशासित, हर वक्त अनुशासित नहीं रह सकता है बच्चा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण, जो आपकी गतिविधि से, एक्टिविटी से रिलेटेड होगा तो आप एक्टिव रहोगे, तभी तो अपनी सक्रिय भागीदारी निभा पाओगे ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, आंसर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। गतिविधि आधारित शिक्षण सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। इस प्रकार की शिक्षण में परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या कहलाएगी? प्रोजेक्ट विधि। पर्यटन विधि। पर्यटन विधि में क्या होता है? बच्चों को घुमाने क्यों ले जाया जाता है? ताकि वो एक्टिव रहें, वो सोचें, वो सामने से देखें कि ये क्या है। अगर भूल भुलैया के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आप घूमोगे तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे से लर्न होगी। समस्या समाधान विधि, अगर आपके ऊपर कोई समस्या रखी जाए और उसका आप समाधान खुद से कर लेते हो तो आप ये चीज़ें कभी भी नहीं भूल सकते हो। ये सारी चीज़ें सब में इन्वॉल्व रहती है। चलिए, सिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिक्स क्या कह रहा है? यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा, जब भी ऐसा है केंद्रित हो तो आप हमेशा एक ही टिक लगाओ भाई, बाल केंद्रित। कुछ और पढ़ो ही मत। ये मैं बता रही हूँ, ये मतलब 99% सही निकलता है। अब भाई 1% तो कुछ कह नहीं सकते, बट मुझे अगर लगता है टाइम कम है, क्योंकि सीटेट का पेपर काफ़ी लेंदी आता है। अगर इफ़ इनकेस अगर आपने ये सेक्शन लास्ट में उठाया, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप यही लगाइए, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित 100% सही रहता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं। और क्या है? मूल्यांकन केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। जब बच्चों को सिखा रहे तो बच्चे ही केंद्रित ना हो तो फिर क्या सीखेगा बच्चा? यही हो जाएगा। चलिए, 7 क्वेश्चन देखते हैं। मेरा उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक, कैरियर और व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता है। केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है, केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या है इसमें? तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है। आपकी शिक्षा भी हो रही है, आपका करियर भी हो रहा है, व्यक्तित्व भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर भी क्या होगा? बी हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश दिए जाएं। ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं हो सकता कि बच्चे को हम लोग सुबह उठ के नैतिक उपदेश देंगे और वो सुन भी लेंगे। विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर ना, ये भी गलत हो जाएगा।
ये क्या हो जाए, शिक्षकों व बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। हाँ, हमारा ये सही होगा। मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हैं तो उनसे कुछ एक क्लू मिला है। जब भी नैतिक मूल्यों की बात आए तो नैतिक मूल्यों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे तो बच्चा आपको देख के जरूर सीखेगा। क्या कहते हैं कि बड़े जैसा काम करते हैं बच्चे उनको तुरंत ही देखकर सीखते हैं। तो हमेशा आप इसका अपने से रिलेटेड आंसर करना है। जैसे क्या कह रहा है, शिक्षक एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, ये सही है। विद्यार्थियों को नैतिक और नैतिकता के बीच में अंतर, ये तो एक रटने वाली प्रक्रिया हो जाएगी ना, मतलब दोनों के बीच में अंतर हमेशा आपके ऊपर आए, आप खुद से काम करें या आपके बड़ों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को कैसे विकसित करें, मतलब बड़ों के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कलांश में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकते हैं। अगर विकलांग बच्चे हैं तो वो कोने में क्यों बैठे, उनके लिए भी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप इधर पढ़िए, उचित खेल। उचित खेल मतलब जो वो भी खेल सके। अब जिसके दोनों पैर ही नहीं है, अब अगर आप उससे कह दो दौड़ने वाले खेल, तो ये नहीं है। ऐसे खेल जिसमें वो बच्चे भी इन्वॉल्व हो सके, जैसे कि अंताक्षरी, मतलब वैसी सारी चीज़ें इन्वॉल्व करना जिससे मतलब उनकी विकलांगता को कोई भी इफेक्ट ना पहुँचे। थर्ड क्या कह रहा है, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। आंतरिक खेल मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। फोर्थ क्या कह रहा है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। ये भी नहीं है, जब सब बच्चे अगर विकलांग नहीं हैं और वो सब तरीके से सही हैं तो वो कहीं ना कहीं से उनके मन में वो रूढ़िवादिता या कुंठा उत्पन्न हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, बी ऑप्शन सही करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूल द्वारा होता है। आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव, आत्मसातकरण एवं व्यवस्थापन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आंसर पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन द्वारा होता है। आत्मसातकरण नवीन अनुभव को वर्तमान संज्ञानात्मक ढांचे में सम्मिलित करना है। व्यवस्थापन आत्मसातकरण की पूरक प्रक्रिया मानी जाती है। इसके कारण व्यक्ति पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करता है। जो भी पर्यावरण की परिस्थितियां होती हैं उनमें समायोजन कर सकता है, और एवं विसंगतियों, जो भी उसकी बुराइयां होंगी उनको क्या कर देगा, दूर कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है, बच्चे को धैर्य पूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रता पूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, और बच्चे को अनुशासन में रहना। देखो, बच्चा हर वक्त अनुशासन में नहीं रह सकता है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन परामर्श के कुछ पॉइंट मैं बता देती हूँ। परामर्श में सम्मिलित है हमारा बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे का मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, बच्चे से दृष्टिकोण को समझना। फोर्थ क्या कह रहा है, बच्चे को अपने विचार, कार्य योजना, सुझाव को थोपना नहीं चाहिए। ये बात एकदम सही है। अगर आप उन्हें थोप दोगे तो वो मतलब टेंशन में आ जाएंगे, उनको जबरदस्ती कार्य करने से उनसे कुंठा उत्पन्न हो सकती है। बच्चे के सम्मुख उसकी समस्या के सभी संभव विकल्प प्रस्तुत करना, मतलब जो भी समस्या है उसमें मतलब थोड़े थोड़े क्लू देना जिससे कि उसका दिमाग चले। बच्चे की शैक्षिक प्रगति व भावी रोजगार के मार्ग प्रशस्त करना, बच्चे को अनुशासन में रखना और परामर्श में सम्मिलित नहीं है। ये वही चीज कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे, राज्य स्तर पर कक्षा फर्स्ट से एट्थ तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। क्या करती है, SCRT। बस यही आपको याद करना है। ये पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठचर्या का निर्माण पाठ्य पुस्तकों के विकास, शिक्षकों के शिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन, शोध तथा नवाचारों के लिए राज्य शैक्षिक अनुशासन और प्रशिक्षण परिषद SCRT जिम्मेदार होती है। और उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी, 17 जनवरी सन 2002 को हुई थी।
ये आपको याद कर लेना अगर आप उत्तराखंड का पेपर दे रहे हो तो उससे रिलेटेड है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थी के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे? आप पृथक बैठ व्यवस्था करते हुए सहमत हो जाएंगे? ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम एक जाति विरोध कर रहे हैं, कि हम उस चीज़ के लिए भी हाँ कर रहे हैं कि हाँ अलग से पंक्ति करवा रहे हैं। सेकंड क्या कह रहा है, आप उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करेंगे, ये भी गलत है। क्यों निर्देश प्राप्त करना? आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन से सहमत करेंगे, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हम एक सब भारत का हिस्सा है, तो किसी को जात में डिवाइड नहीं करना है और सिर्फ पढ़ने आना है, तो ये इस चीज़ के लिए फॉलो करता है। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इस प्रमुख संभाव्य कारण हो सकते हैं। जब भी हमेशा आए कि बच्चे को ये सब्जेक्ट इसमें अच्छी नहीं है, तो इसमें हमेशा शिक्षण को दोष दिया जाता है। तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन नहीं पढ़िए, ये देखिए किसमें शिक्षण प्रभावी नहीं है, बस यही आंख बंद करके इसको टिक मार दीजिए, आपका 100% सही होगा। क्योंकि आप किसी बच्चे को दोष नहीं दे सकते हैं कि और सिर्फ शिक्षण पद्धति को दोष दे सकते कि उसका पढ़ाने का तरीका गलत है, तभी वो नहीं समझ पा रही है। कि एक विषय में खराब होना ये ज़रूरी नहीं है। चलिए 15 कह रहा है, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है विद्यालय भवन का अभाव, अशिक्षित माता पिता ये तो कहीं से आते ही नहीं है। विद्यालय भवन का अभाव, जब विद्यालय भवन का अभाव ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। पेयजल सुविधा का अभाव, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आंसर पढ़ते हैं। आंसर में क्या कह रहा है, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां ग्रामवासी अशिक्षित है तथा विद्यालय भवन पेयजल का भी अभाव है। ऐसी स्थिति में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। जब आपकी इच्छा ही नहीं है उसको अच्छा बनाने की, तो फिर कहाँ से अच्छा होगा। शिक्षक को सर्वप्रथम आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए। ग्रामवासियों को भी शिक्षा बुनियादियों आवश्यकताओं के निराकरण के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए शिक्षण कह रहा है, कोलवर्ट के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? नैतिक तकड़ना कहते हैं। कोई दुविधा नहीं कहते हैं, कोई सहयोग नहीं कहते हैं, सिर्फ नैतिक तकड़ना कहते हैं। कोलबर्ट के अनुसार सही गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तकड़ना कहा जाता है। इस प्रकार की चिंतन प्रक्रिया उत्तर परंपरागत स्तर पर प्राप्त होती है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। आपको दिख ही रहे हैं, जब इसमें सारे क्षेत्र इन्वॉल्व कर दिए गए हैं तो हमारा आंसर भी यही होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आंसर पढ़ के बता देती हूँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शैक्षिक से शैक्षिक पक्ष शामिल हैं। तो सतत का अर्थ है मूल्यांकन का नियमितता और अधिगम त्रुटियों का निदान, मतलब अधिगम में जो भी गलतियां हैं उनको सुधारा जाए, उपचार किया जाए। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ और संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी हुई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में की जाती है तो उदाहरण क्या हो जाएगा? हमेशा सकारात्मक होगा। जब आप एक चीज़ से रिलेट करके कोई दूसरी चीज़ सीखते हैं तो हमेशा क्या जा रही है? पॉजिटिविटी की ओर जा रही है ना, तो सकारात्मक अंतरण होगा। अगर वह नहीं सीख पाता तो नकारात्मक हो जाता।
19 क्या कह रहा है? किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं को प्रदर्शन होना, ये हाँ सही हो सकता है बट नॉट श्योर। बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होना, ये गलत है। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ना, हाँ ये सही है। हमेशा जब किशोर आते हैं ना, मन चिंताएं संवेग की क्या होती है ना, मतलब घटती बढ़ती रहती हैं हमारी। संवेग जैसे कि मतलब खुश होना, दुखी होना, ये सब क्या है, संवेग के पार्ट हैं। तो हमेशा यही आंसर आप सही कर दीजिए। ये क्या कहा जाता है, एक टेंशन भरी अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। इसलिए संवेगों का इसमें सबसे ज़्यादा उथल पुथल होता है, सबसे ज़्यादा कठिन कठिन अवस्था होती है बच्चों की। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है? किशोर में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है, यही कारण के विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। B.N. झा ने लिखा है, हम सबके संवेगात्मक व्यवहार के कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑब्वियसली दोनों ही महत्वपूर्ण करता है, जब भी आए आनुवांशिक और वातावरण। व्यक्तित्व का विकास, हम लोग का विकास कैसा होता है, मतलब हम लोग के माँ बाप के साथ और वातावरण इन्वायरमेंट दोनों को लेके होता है। तो हमेशा यही आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ना, और यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। सबसे मुख्य जिम्मेदारी हमारी क्या हो जाएगी? विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ऑब्वियसली यही है। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसका है? यह विचार है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने क्या कहा? जीन पियाजे का विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे बढ़ाते हैं। अर्थात पियाजे भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास की निरंतरता के रूप में समझते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये चीज़ हमेशा याद करना, इन दोनों में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों का डिफरेंस है, और इसको आप एक जगह जरूर लिख लेना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को करना चाहते हैं या करने दें। विद्यार्थी से कड़ाई से व्यवहार करे तो गलत हो जाएगा, हर वक्त कड़ाई से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी को कुछ समस्या हल करने के लिए दे, हाँ ये एकदम सही है। अगर हम लोगों ने एक फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन कराया कि A+B का होल स्क्वायर, A² + B², मान लो ऐसा है, तो इस पे 2-3 प्रकार के सवाल कराएंगे तो बच्चों को उनमें समस्या मतलब जल्दी जल्दी वह याद हो जाएगा फॉर्मूला, बेटर देन आप इस चीज़ को रटवाएंगे तो। चलिए आंसर क्या है? कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को गतिविधि आधारित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें सभी बच्चे सक्रिय होकर अधिगम अनुभव प्राप्त करें, और इसके लिए विद्यार्थी को समस्या समाधान, सामूहिक कार्य आधारित शिक्षण गतिविधियां दी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान विद्यार्थी के साथ यदि आपको एक नेत्र बत्ती को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहोगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा, पढ़ते ही छोड़ देना। कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, ये मतलब 100% सही नहीं है बट 50% है। आप सोचोगे कि अंधापन उसकी नीति है, ये गलत है, इसको पढ़ना ही छोड़ दो। आगे वाली पंक्ति में उसे बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे, ये एकदम हमारा परफेक्ट सही है। क्या कह रहा है? विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा।
ये मतलब 50% सही है, नॉट फॉर 100%। अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। हाँ, ये एकदम 100% सही है। अगर आपके माँ बाप की हाइट मान लीजिए 5'5" है, और अगर आपका बच्चा 5'5" रह जाता है, तो आप इस चीज़ को डॉक्टर की सलाह के द्वारा अपने माँ बाप तक की हाइट करवा सकते हो। लेकिन डॉक्टर की सलाह के द्वारा अगर वो रह जाता है सही समय पे, तो ये चीज़ पॉसिबल करवा सकते हो। हाँ, अगर आपके माँ बाप की मान लो हाइट अगर 5'5" नहीं है, और आप चाहोगे हमारे बच्चे की उसकी मतलब 4.5 रह गई है और 5.5 बढ़ जाए, तो ये मतलब 100% सही नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उसकी 5 करवाई जा सकती है, ये चीज़ सही है। अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिपोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। हाँ, एकदम सही है। उत्तर प्राप्त होने के बाद हमें तुरंत ही उस चीज़ की मतलब तारीफ करनी चाहिए कि आपने सही उत्तर दिया या गलत उत्तर दिया, जो भी, वॉट एवर। क्या कह रहा है? नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है अधिगम में निर्धारण को। अधिगम का निर्धारण अधिगम के लिए निर्धारण होता है। ये हमेशा सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी के द्वारा की गई त्रुटि को संकेत माना जाना चाहिए। उनकी अधिगम की कुशलता की कमी, ये गलत है। उनके अधिगम का चरण, हाँ ये एकदम सही है। जब भी आप गलतियां करते हो तो उसको अधिगम का एज अ पार्ट माना जाता है। जब आप सीखोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आप गलतियां करोगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यालय का नाम रोशन क्यों करेंगे? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करवाने, ये हमारा 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। ये गलत है। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, ये भी गलत है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यताओं की स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करना। समावेशी शिक्षा की परिभाषा ही यही है, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक मतलब जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाए। समावेशी मतलब सभी प्रकार के। तो आप हमेशा आंख बंद करके यही क्वेश्चन पे टिक लगाना जब अगर ऐसा क्वेश्चन आए। चलिए इसका आंसर पढ़ देती हूँ। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा की ओर संकेत करती है जो उनकी बालकों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक तथा अन्य विभिन्नताओं की स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को समान विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराती है। उसे क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। आज का हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।